जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज्यादा स्वागत है। आज है 2 दिसंबर, फ्राइडे, और आज 3 इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों ही आर्टिकल्स द हिंदू में से हैं। एक आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की यहां पे बात करेंगे, फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात यहां पे करेंगे हम। देन द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट सेफर रोड्स फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये सस्टेनेबल ग्रोथ से रिलेटेड है। एंड लास्ट आर्टिकल जो रहेगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कंपोनेंट बनता है GS2, यहां पे बात करेंगे डी लेजिटिमाइज सुप्रीम कोर्ट। और क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम बात करें टर्टल्स के बारे। टर्टल्स यानी कि कछुआ। देखिए टर्टल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम पे पाए जाते हैं, और जो टॉर्टोइज होता है यानी जिसको हम स्थलीय कछुए भी कहते हैं, तो जो टॉर्टोइज है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे पाए जाते हैं। एक बेसिक छोटा सा डिफरेंस जो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। तो टर्टल स्मगलिंग के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में। अब जैसे नवंबर 27 की बात है, वेस्ट बंगाल की पुलिस ने सीज करा 270 किलोग्राम ऑफ टर्टल कैलपी। तो कैलपी क्या होता है ना, एक येलो कलर का जेलेटिन एक लेयर होता है जो कि लोअर शेल ऑफ टर्टल में पाया जाता है। जो लोअर शेल ऑफ टर्टल है वो एडिबल है। आप जानते होंगे कि टर्टल का मीट भी बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं। अब टर्टल स्मगल क्यों किया जा रहा है? इसके मीट कंजम्पशन, इसके यूज होता है, एज अ मेडिसिनल यूज भी होता है टर्टल का और टॉर्टोइस का भी, और एज अ पेट भी लोग रखते हैं टॉर्टोइस को और टर्टल को। तो ये 3 कारणों के, ये 3 जो यूजेस हैं जो गैर कानूनी तरीके से जो टर्टल की स्मगलिंग की जाती है, इन 3 कारणों करके वो करी जाती है। ये जो कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, इसको माना जाता है कि बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और इससे ही 10 दिन पहले नवंबर की ही बात है, यूपी की पुलिस, यूपी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने भी रिकवर किया था लगभग 789 इंडियन फ्लैप शेल टर्टल्स नियर अमेठी। उसके अलावा अब टर्टल स्मगलिंग के केसेस और भी काफी सामने आए थे। एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जहां पे 143 लाइव टर्टल्स ये बांग्लादेश स्मगल किए जा रहे थे, ये रिकवर करे गए थे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। ये इस साल जनवरी की बात है, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट्स हैं टर्टल स्मगलिंग के अक्रॉस वेरियस स्टेट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और इसके चलते जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो BSF की बात करें, उनको भी काफी भागदौड़ करनी पड़ रही है। देखिए लेकिन अब सही क्या आंकड़े हैं, सही मायने में कितना जो गैर कानूनी तरीके से टर्टल को या टॉर्टोइस को जो सेंड किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, स्मगल किया जा रहा है, सही आंकड़े तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो डिमांड है फ्रेश वाटर टर्टल्स का, इसकी बहुत ज्यादा जो डिमांड बढ़ रही है, ईयर बाय ईयर इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब इसके चलते यहां पे जरूरी है समझना कि रिसेंटली 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो साइट्स का, साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 19th COP, ये अभी रिसेंटली पैनामा में, पैनामा जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, नवंबर में ही, नवंबर 14 से लेकर नवंबर 25 के बीच में ये मीटिंग हेल्ड करी गई थी। और जैसे आप जानते हैं कि COP27 शर्म शेख इजिप्ट में हेल्ड किया गया था। तो यहां पे एक कदम रखा गया, यहां पे ना मूव टू कर्ब द ट्रैफिकिंग दिस इलीगल ट्रेड ऑफ टर्टल। तो यहां पे इंडिया ने प्रपोज करा कि 2 जो स्पीशीज हैं ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल, इसको ट्रांसफर करा जाए अपेंडिक्स 1 लिस्ट ऑफ साइट्स में। वो कौन से टर्टल्स हैं? एक तो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल है, इसको हम बंगाल टर्टल भी कहते हैं, और एक लेट्स सॉफ्ट शेल टर्टल है। अब अपेंडिक्स 1 में इसको इंक्लूड कर लिया। अपेंडिक्स 1 जो लिस्ट है साइट्स की, इसमें वो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं जिनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो आपको यह बता दूं कि जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है या जो लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल है, दोनों का IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो अपेंडिक्स 1 ऑफ दी साइट्स लिस्ट में मूव करने के लिए अगर इसको मूव किया जा रहा है, तो इनके प्रति जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ज्यादा सेफगार्ड इन दोनों स्पीशीज को मिलेगा। साइट्स क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आपको पता होगा, एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इंश्योर करती है कि जो ट्रेड है, गैर कानूनी इलीगल ट्रेड, ना तो वो जानवरों का ना वो प्लांट्स का किसी भी माध्यम से हो सके और उनके सर्वाइवल को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। तो कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ये मानना है कि ये जो साइट्स का अपग्रेड मिला दोनों स्पीशीज को, इसके चलते इनके प्रति जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है वो भी बढ़ेंगे, और इन दोनों स्पीशीज के प्रति जो इलीगल ट्रेड है वो भी कर्ब होना शुरू होगा। ये आप यहां पे इमेज देख सकते हैं रेड क्राउन रूफ टर्टल की, क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस है। किसी भी आप जानवर के बारे, किसी भी स्पीशीज के बारे आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उसका IUCN स्टेटस क्या है वो जरूर पढ़ लेना, है ना। कई बार पूछा जा सकता है। फिर ये लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसका IUCN स्टेटस क्या है क्या नहीं है। और किसी भी जानवर के बारे आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो ग्रेट इंडियन बास्टर्ड हो, चाहे वो ऑलिव रिडली टर्टल हो, चाहे वो लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल हो, व्हाटएवर इट इज,
हमको एक बार उसकी गूगल इमेज देखने भी बहुत जरूरी है, थोड़ा माइंड में वो चीज बैठ जाती है। ये एक एंटिसिपेटरी स्टेप है। देखिए ये जो चेंज इन स्टेटस किया गया है, यानी कि जो अपेंडिक्स 1 में रेड क्राउन रूफ टर्टल को और लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल को इंक्लूड करा गया है, इसके चलते खास करके जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है इसकी पॉपुलेशन को काफी कंजर्व किया जाएगा, स्पेशली इन द चंबल रीजन, राजस्थान मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें वहां पे काफी इसको कंजर्व किया जाएगा। बहुत लंबा सफर आगे भी अभी तय करना है अगर कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात करें। अब अगर हम सितंबर 2009 से लेकर सितंबर 2019 इन 10 सालों की बात करें, 1,11,310 टॉर्टोइस यानी कि जो स्थल पे रहने वाले कछुए होते हैं और फ्रेश वाटर टर्टल्स दे वर ट्रैफिक्ड गैर कानूनी तरीके से, इतने सारे जो हैं ये टॉर्टोइस एंड टर्टल्स इसको इलीगली ट्रेड किया गया था। अब कंसर्न्स की जहां पे बात आती है, देखिए आज के टाइम पे देखिए जो टर्टल्स हैं, जो टॉर्टोइसेस हैं, ठीक है, अब वो देखिए स्लो मूविंग है ना। अब वो खरगोश और कछुए की कहानी तो हमने बचपन में पढ़ी होगी, लेकिन उतने ही स्लो तरीके से हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं हो सकते हैं कछुए को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। इन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कछुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव इवॉल्व्ड, ठीक है, अडैप्ट करना सीखे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स में, और आज इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। इनको इलीगली ट्रेड किया जाता है, या तो लोगों को शौक होता है इनको एज पेट रखने का अपने घर पे, या इसका मीट कंज्यूम करने का, या इसके मेडिसिनल पर्पस भी होते हैं। जो कैलिपी की मैंने आपके साथ बात करी थी, तो इसके मेडिसिनल पर्पस भी होते हैं। चाइना में बहुत ज्यादा स्मगल किया जाता है टर्टल की जो कैलिपी है, और वहां से उसके फिर मेडिसिनल पर्पसेस के कारण मेडिसिन बनाई जाती है। और अगर हम भारत की बात करें, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सोर्सेज एंड कंज्यूमर्स। तो यहां पे भारत में भी खास करके नॉर्थ ईस्ट में काफी लोग हैं जो कि टर्टल का मीट भी कंज्यूम करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया के पास 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं, जिसमें से 24 फ्रेश वाटर 29 स्पीशीज है, इसमें से 24 हैं जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हो गए और 5 टॉर्टोइस हो गए। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में वो आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। अब अगर हम टर्टल स्पीशीज की बात करें, यानी कि 24 जो टर्टल स्पीशीज की बात करें, मोर देन हाफ ऑफ द टर्टल स्पीशीज आर थ्रेटेंड, जिसमें से जो 11 टर्टल स्पीशीज हैं उसको शेड्यूल 1 ऑफ द WLP एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन मिला है। यानी कि ये जो फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं उनको सेम स्टेटस मिल रहा है एज फार एज प्रोटेक्शन इज कंसर्न, जो स्टेटस टाइगर्स को मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स को अंडर द WLP एक्ट। तो अब जहां पे एंटी ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस की बात करें, सो फॉर एग्जांपल जैसे रेड क्राउन अगर हम रेड क्राउन रूफ टर्टल की बात करें, ये कहां पे पाए जाते हैं, जो कि नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जो कि स्प्रेड अक्रॉस है राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी में। वहां पे ये टर्टल ज्यादा पाए जाते हैं। वैसे तो पहले ये ज्यादातर ये जो टर्टल्स है रेड क्राउन रूफ टर्टल, दे वर एंडेमिक टू साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट में, इवन नेपाल में भी बहुत ये टर्टल्स पाए जाते थे। और ये जो स्पीशीज हैं दे रिसेंटली मेड, तो ये फैक्चुअल बातें हैं, प्लीज उसको नोट कर लीजिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। किसी स्पीशीज के बारे में बात आ रही है, प्री में डेफिनेटली उसको लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो स्पीशीज है, अगर हम रेड क्राउन रूफ टर्टल की बात करें, दिस मेड इट टू द लिस्ट ऑफ 25 मोस्ट थ्रेटेंड फ्रेश वाटर टर्टल्स इन द वर्ल्ड। अब ऑपरेशन सेव कुरमा की बात करें, तो ये जो ऑपरेशन था ये दिसंबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 के बीच में कंडक्ट करा गया था। किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका क्या मैंडेट है, जिसका क्या लक्ष्य है कि भाई वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को, गैर कानूनी तरीके से जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ट्रेड हो रहा है, उसको रोकना, उसको कर्ब करना। और ये ऑपरेशन किसके कारण था? क्रैकडाउन ऑन टर्टल स्मगलिंग के कारण। और इस ऑपरेशन के चलते मोर देन 15,000 लगभग 16,000 लाइव टर्टल्स पाए गए थे। ठीक है, और 55 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। उसके अलावा ऑपरेशन टर्टल शील्ड है, तो दो और ऐसे इनिशिएटिव्स थे। एक ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 जो कि दिसंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 में ये ऑपरेशन रहा था, 1 महीने भर का। और ऑपरेशन टर्टल शील्ड 2 तो ये दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच में ये ऑपरेशन रहा था। तो ये ऑपरेशंस क्यों कंडक्ट किए गए थे? अगेन बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ताकि जो इलीगल ट्रेड ऑफ लाइव टर्टल्स है उस पर रोक लगाई जा सके। और इन ऑपरेशंस के चलते भी लगभग 16,000 लाइव टर्टल्स को कैप्चर करा गया था। चैलेंजेस आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं? देखिए, अब ये तो हमको पता है कि देखिए अब चाहे टर्टल्स हैं चाहे टॉर्टोइज हैं, उनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, या तो उसको स्मगल किया जाता है फॉर मीट या फॉर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, या फिर अब ऑब्वियसली जैसे कि लोगों को पेट्स भी पालने का शौक होता है उस पर्पस के लिए। तो जैसे स्पीशीज हैं, जैसे हम इंडियन रूफ टर्टल की बात करें, ब्लैक स्पॉटेड टर्टल की बात करें, प्लीज इसकी इमेजेस जरूर देख लेना एक बारी गूगल पे। रेड क्राउन रूफ टर्टल की बात करें जिसके बारे में हमने डिस्कस करा है, या इंडियन स्टार टॉर्टोइज की बात करें, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। इनफैक्ट ये आपको बताओ, फैक्चुअल बात है कि जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज है इसको अपग्रेड करा गया था तो अपेंडिक्स 1
जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है साइट्स की जहां पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन मिलता है स्पीशीज को, जिसको अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है। तो इंडियन स्टार टॉर्टोइस को अपग्रेड करा गया था 2017 में ऑफ द अपेंडिक्स 1 लिस्ट ऑफ साइट्स। तो चैलेंजेस अहेड की बात करें, वेस्ट बंगाल जहां पे इतना सारा कैप्चर करा गया है टर्टल, जहां पे इतना सारा भी सीजर भी पाए गए थे लाइव टर्टल्स के, तो वेस्ट बंगाल जो है रिमेन्स द हॉटस्पॉट फॉर द इलीगल ट्रेड। तो यहां से बहुत ज्यादा जो ट्रेड है वो बांग्लादेश को जाता है। और लोगों का ये भी कहना है, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हार्वेस्टिंग टर्टल्स फॉर मीट करा जाता है, बहुत कॉमन बात है त्रिपुरा में भी और असम में भी। ठीक है, अब ये जो इलीगल ट्रेड है ऑफ टर्टल्स दैट फॉर मीट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेड ऑफ टर्टल्स फॉर पेट्स। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल दे विल हैव डिफरेंट स्किल्स ऑफ ट्रैफिकिंग फॉर द ट्रेड। तो या तो इसको ट्रेड किया जाएगा फॉर इसको अगर पेट के तौर पे रखना है, या अगर इसका मीट कंजम्पशन करना है, डिफरेंट तौर पे इसको ट्रेड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे हम बात करेंगे सेफर रोड्स फॉर अ ग्रीनर मोर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। देखिए रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में जो बात इंटरेस्टिंगली सामने आई है कि रोड सेफ्टी का क्या लिंक है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के साथ। आमतौर पे ये बात शायद हमने नहीं सोची होगी। क्या आपको पता है कि सेफर रोड्स दे आल्सो कंट्रीब्यूट, दे हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो अब एक्सीडेंट्स की बात करें, कार क्रैशेस की बात करें, दिन दिहाड़े होते रहते हैं। 2021 में इंडिया हैड रिपोर्टेड मोर देन 4 लाख क्रैशेस। ठीक है, और इनका 4 लाख गाड़ियों का जो क्रैश हुआ है, तो इसका जो इंपैक्ट है वातावरण पे काफी नेगेटिव है। क्यों? बिकॉज ये जो गाड़ियां हैं, इनके जो मेटल्स ये गाड़ियों में, यानी कि जो मेटल्स यूटिलाइज किए जाते हैं गाड़ियां बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेड की बात करें, मर्करी है, कैडमियम है, ये टॉक्सिक मेटल्स हैं। तो ये अब जब क्रैश हो रहा है तो ये जो मेटल्स हैं ये कंटामिनेट होते हैं वातावरण में, और इसके कारण ये बहुत डेट्रीमेंटल है हमारे वातावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए। अब देखिए लगभग 2.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं, ठीक है, जिनकी जो लाइफ है खत्म हो चुकी है, बिकॉज बहुत सारी गाड़ियां क्रैश हो जाती हैं, उनका फिर कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता, कंडम हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? अब उसको अब इतने सारे टॉक्सिक मेटल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, लेड है, कैडमियम है, अब डेफिनेटली कोई रिसाइकल पॉलिसी होनी चाहिए। जो गाड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, कंडम हो चुकी हैं, ठीक है। अब द वेरी फैक्ट के कार स्क्रैपेज पॉलिसी की जहां पे बात आती है, तो अब यहां पे गाड़ियों की तो बहुत डिमांड है, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो, चाहे वो ट्रक हो। एक बहुत बड़ी मार्केट है पैसेंजर मार्केट की, पैसेंजर कार्स की बात करें, कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो, पैसेंजर पर्पसेस के लिए, व्हाटएवर इट माइट बी, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लोग बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं, हर एक घर में 2 या 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो एक कार स्क्रैपेज पॉलिसी होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसी कार स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि एफिशिएंटली गाड़ियों के मटेरियल को रिसाइकल कर सकती है ताकि कंटामिनेशन ना हो वातावरण में, ऐसी कार स्क्रैपेज पॉलिसी सिर्फ 2021 में आई है, जो कि अभी बहुत एक शुरुआती स्टेज में है, नेसेंट स्टेज में है। और कितनी सारी गाड़ियां हैं भारत में, बहुत सारी गाड़ियां, तो ये पॉलिसी पहले आनी चाहिए थी और इस पॉलिसी को स्ट्रेंथन करना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए रोड सेफ्टी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ये दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, बहुत एक सिम्बायोटिक रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक है, नाउ अब 2020 की ही बात करें तो 2020 लॉकडाउन ईयर था, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 90,000 से ज्यादा रोड यानी कि रोड क्रैश इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें से जो लगभग 70% ऑफ ऑल रोड क्रैश डेथ्स वर रजिस्टर्ड। तो अब अगेन यहाँ पे लोग अब बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक्सरसाइजेस ये बताती हैं, एग्जाम्पल्स ये बताते हैं, जैसे यूरोप की बात करें कि अब जितनी आप गाड़ी स्लो चलाएंगे, अगर आप गाड़ी को, अगर मान लीजिए आप 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, अगर आप 60 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर चलाएंगे गाड़ी को, तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, आपकी जो गाड़ी है वो कम तेल पिएगी, और डेफिनेटली वहां पे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, सेविंग होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी भी होती है। और अगर फ्यूल कम यूटिलाइज होगा तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, यानी कि गाड़ियां तो बढ़ रही हैं, लोग गाड़ियां चला रहे हैं, आज एकदम से इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर कोई नहीं चलाना शुरू करेगा, लेकिन अगर हम गाड़ियों को थोड़ा स्लो चलाएंगे, उसके चलते गाड़ी भी कम तेल पिएगी और देयर विल बी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इमिशंस आल्सो, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो या पार्टिकुलेट मैटर हो। ठीक है, तो बहुत सारी सरकारें फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसे रूल्स, ऐसे नियम निकालते रहते हैं कि गाड़ियों की स्पीड लिमिट को मेंटेन किया जाए, ऑल्दो उस स्पीड लिमिट रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो आर्टिकल जिसने लिखा है वो सीईओ है सेफ लाइफ फाउंडेशन के, तो वो उन्होंने ये फाउंडेशन की स्थापना करी थी। तो जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे जीरो फर्टिलिटी कॉरिडोर सोल्यूशन जो है फॉर रोड सेफ्टी, दिस वाज डेवलप्ड बाय सेफ लाइफ फाउंडेशन, जो कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रोड सेफ्टी को बहुत सीरियसली लेता है। फोकस कहाँ, इस इनिशिएटिव में फोकस क्या किया जाता है कि स्पीड को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे कार क्रैशेस को अवॉइड किया जा सकता है हाईवेज पे थ्रू एडवांस इंजीनियरिंग एंड एनफोर्समेंट टेक्नोलॉजीज।
ठीक है, तो जैसे एक इनिशिएटिव है ये जो फाउंडेशन का जीरो फर्टिलिटी कॉरिडोर, तो ये प्रोग्राम दिस वाज डिप्लॉयड मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में 2016 में, और इसके चलते रोड क्रैश जो इंसिडेंट्स हैं, जो फर्टिलिटीज हैं, दैट केम डाउन बाय 52%। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव्स इंक्लूड करे गए जैसे कि गार्डिंग करना नेचुरल हार्ड स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि जो ट्रीज हैं उसको यूज करना एज क्रैश बैरियर्स, बिकॉज आमतौर पे जो गाड़ियां होती हैं पेड़ से टकराती हैं, ठीक है, पेड़ को भी नुकसान होता है, काफी सारे पेड़ भी गिरते हैं, और साथ में गाड़ी को तो चलो जिंदगी ही नहीं रहती, गाड़ी के नुकसान की तो बात की बात है। और साथ में अब चलो ये हमको पता है कि हमको हाईवेज बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, इनको लाइफलाइंस ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है, लेकिन सरकार भी इस बात का बहुत ध्यान रख रही है कि वातावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो अगर आपने सड़कें बनानी है, हाईवेज बनानी है, यानी कि जंगलों को काट के या एनिमल कॉरिडोर्स को डिस्टर्ब करके हमने ऐसे हाईवेज या सड़कें नहीं बनानी है। ठीक है, तो वो कंफ्लिक्ट में ना आए। एनिमल कॉरिडोर्स हो, चाहे एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो उनको काट के, इतने सारे जंगल काट के, पेड़ पौधे काट के अब सड़कें हाईवे बनाएंगे, वो बात भी सही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे जैसे हम साइनेज की बात करते हैं, सड़कों पे हाईवेज पे साइन लगा होता है, सिंबल्स बने होते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझने को मिली है कि एक बहुत यहाँ पे ना सस्टेनेबल और रिसाइक्लेबल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं साइनेज बनाने के लिए, जो कि एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल्स होते हैं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ये जो पैनल्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े सड़कों पे, हाईवेज पे, वो एस्बेस्टॉस के भी बनते हैं, लेकिन वो पोल्यूटिंग काफी होते हैं। अब अगर एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल्स की बात करें, ये टॉक्सिक गैस इसमें नहीं होती है, ठीक है, और इसमें कोई भी टॉक्सिक लिक्विड भी नहीं जनरेट किया जाता ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये कंप्लीटली रिसाइक्लेबल है। एल्यूमिनियम अलग से रिसाइकल हो जाता है, प्लास्टिक अलग से रिसाइकल हो जाता है, तो ये काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली तौर तरीके हैं जहां पे हम रोड सेफ्टी को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ में एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो रोड्स और एनवायरमेंट ये इंसेपरेबल नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात अगेन इस आर्टिकल में आई है, बिकॉज बहुत कम होता है कि हम रोड सेफ्टी और वातावरण की बात करें। रोड सेफ्टी और ह्यूमन सेफ्टी की बात जरूर हमने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट का जो लिंक है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल में पहली बार शायद हमने पढ़ा होगा। तो ये दोनों चीजें इंसेपरेबल नहीं है, ये दोनों ही, सड़कों की बात करें या वातावरण की बात करें, सभी की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी, लोगों की भी, कम्युनिटी की भी और प्राइवेट सेक्टर की, सभी की जिम्मेवारी बनती है कि कैसे हम अपनी सड़कों को भी सेफ बना सकते हैं अलॉन्ग विद प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनवायरमेंट। और इसमें कलेक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट है। अगेन कलेक्टिव एफर्ट मींस द गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी एज वेल। लास्ट आर्टिकल यहां पे दोस्तों बात करेंगे लेइंग द ग्राउंड टू डीलेजिटिमाइज द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी रिसेंटली जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। देखिए अब ये बात हम काफी बार पढ़ते रहते हैं, बार बार ये बात न्यूज में आती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस की बहुत पेंडेंसी है और बहुत सारे जजेस की नियुक्ति भी पेंडिंग है। ऐसी भी अभी बहुत, अब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, अभी भी बहुत सारी पेंडेंसी है एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज कंसर्न। अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है कि अभी कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जो नाम प्रपोज किए जाते हैं जजेस की नियुक्ति के लिए, सरकार उन नामों के ऊपर इतनी जल्दी से मंजूरी क्यों नहीं देती है, जबकि ये तो चलो वेल एस्टैब्लिश्ड है कि कोलिजियम सिस्टम ने जो नाम प्रपोज करे हैं सरकार को उन पे मंजूरी देनी ही पड़ेगी, बाद में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सबको। अब रिसेंटली क्या हुआ कि ये इल्जाम अब लगाया गया सरकार के ऊपर, तो यहां पे एक इंटरव्यू में जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने बोला कि अभी जो कोलिजियम सिस्टम है ना वो अपने आप को बहुत एलीट समझता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि कोलिजियम सिस्टम जो है, जिस प्रोसीजर से जो वकील जो जजेस हैं अपॉइंट करते हैं बाकी जजेस को, ये एक एलियन सिस्टम है, ये हमारे संविधान में तो कहीं इंश्राइंड नहीं है। उन्होंने बोला इनडायरेक्टली जुडिशरी को कि आप ये मत कहना कि हम फाइलों के ऊपर बैठे हुए हैं, कि हम फाइलें नहीं भेज रहे हैं, कि भाई आप तो अपने आप को खुद ही अपॉइंट कर रहे हो, तो आप हमको भेज ही क्यों रहे हो। किरण रिजिजू का ये कहना है कि आपने खुद जो नाम भेजे हैं, आप ये कह रहे हो कि हम उन नामों पे बस हाँ जी कह के आपको हम मंजूरी दे दें, तो आप हमको भेज ही क्यों रहे हो, अपने आप ही अपॉइंट कर लो। संविधान में तो कोलिजियम सिस्टम की कोई स्थापना नहीं करी गई है, संविधान में तो कोलिजियम सिस्टम के बारे में कुछ नहीं कहा गया, आप खुद ही अपना शो खुद ही रन कर रहे हैं, तो हमको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। उसके बाद रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आया, जस्टिस एसके कॉल का रिस्पॉन्स ये था कि देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि भाई इतने बड़े मंत्री ऐसी बात बोल रहे हैं, somebody is holding a very high position, उनको ये शोभा नहीं देता ऐसी बातें बोलना। देखिए अब यहां पे डिबेट यहां पे आ जाती है, ठीक है, अब इस आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिसाइज करा गया कोलिजियम सिस्टम को, लेकिन सोल्यूशन क्या है। एज फार एज हम फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें, जस्टिस यू ललित, उन्होंने कहा है कि जो कोलिजियम सिस्टम है परफेक्ट सिस्टम है, इसमें कोई किस्म की इंटरफेरेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भी कोलिजियम सिस्टम के जरिए हम जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस बन रहा है, तो ये सिस्टम आगे भी ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब यानी कि इतनी जल्दी तो अब इस आर्टिकल में कहा गया है कि इस कोलिजियम सिस्टम में भी लिमिटेशंस हैं।
देखिए, कोलिजियम सिस्टम को लेके इस आर्टिकल में कुछ नेगेटिव बातें कही गई हैं। हो सकता है कि 2 दिन बाद कोई आर्टिकल आए जहां पे कोलिजियम सिस्टम को लेके कुछ अच्छी बातें कही गई हों, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारा काम है हर एक पहलू को समझना। तो अब जब फॉर्मर चीफ जस्टिस ने ये बात कह दी कि कोलिजियम सिस्टम परफेक्ट है, इसमें कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सिस्टम को ही बदल दे, या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मंजूरी दे, या शालवी से कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को एंटरटेन करे कि एग्जीक्यूटिव भी कोई रोल प्ले करे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं करने वाला। लेकिन दोनों ही साइड्स को ब्लेम करना बहुत जरूरी है। अगर तो कोलिजियम सिस्टम एक फ्लॉड सिस्टम है, तो सरकार क्या कर रही है? ठीक है, सरकार क्या अपने वीटो का इस्तेमाल कर रही है कि चलो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के द्वारा कुछ नाम भेजे गए, कुछ 19-20 नाम भेजे गए, और सरकार ने, भारत सरकार ने उन नामों के ऊपर कोई मंजूरी नहीं दी, तो ये वीटो एक्सरसाइज करने से तो कोई सुधार नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि कोलिजियम सिस्टम में कोई कमी है, तो सोल्यूशन क्या होगा आगे? तो दोनों ही साइड्स को ब्लेम करना बहुत जरूरी है। 2015 में आपको याद होगा, ये डिबेट 2014 में चली थी, जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करी गई थी, यानी कि एक ऐसी कमीशन बनाई जाए जहां पे एग्जीक्यूटिव का भी रोल हो और जुडिशरी का भी रोल हो एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड चीफ जस्टिस इज कंसर्न। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 2015 में स्ट्राइक डाउन कर दिया था। कोर्ट का यह आर्ग्यूमेंट था कि आप हमारे मामले में क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ फंक्शंस की बात करें, देखिए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो हमारे संविधान में नहीं है। स्ट्रिंजेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स तो हम अमेरिका के संविधान में जैसे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे संविधान में स्ट्रिंजेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है। ठीक है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात आ जाती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी का ये कहना था कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस तो एक आधार है हमारे संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर आप यहां पे जजेस की नियुक्ति में आप शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव शामिल होता है, तो ये तो बात सही नहीं है। आप हमारे डोमेन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, हम आपके डोमेन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगेन इसका सोल्यूशन क्या है? आज 2022 आ चुका है, और अगर सरकार को अभी भी प्रॉब्लम है कोलिजियम सिस्टम में, तो कोई सोल्यूशन निकाला जाए ना, जहां पे स्टेक होल्डर्स कौन है, यहां पे जुडिशरी है और सरकार है, तो दोनों बैठ के इस मुद्दे को सॉल्व करें। गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया है? कोई एक्शन तो लिया नहीं है। ठीक है, तो यानी कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा आगे जाके भी कि जो लॉ मिनिस्टर है वो फाइल्स के ऊपर बैठे रहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगे आई है? ठीक है, अब कोई सोल्यूशन निकालना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अंडरमाइनिंग लेजिटिमेसी की जो बात आती है, सेंट्रल बात इस आर्टिकल में, देखिए बहुत सारे देश हैं जहां पे जुडिशरी हैज बीन द फर्स्ट टारगेट। देखिए अब हमारे यहाँ पे भारत में भी 70s में इमरजेंसी के टाइम पे भी जुडिशरी को टारगेट किया गया था। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है, हालांकि मैं कंप्लीटली एग्री तो नहीं करूंगा, यहां पे बात कही गई कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जुडिशरी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और ये बाकी देशों में भी होता है, इतना ज्यादा हमारे देश में ऐसा नहीं है। शायद इससे ज्यादा जो टेंडेंसी है एग्जीक्यूटिव की मैनिपुलेट करने की, कंट्रोल करने की जुडिशरी को, वो शायद इंदिरा गांधी के टाइम में 70s में थी, तो तभी भी सब तमाशा होता था। ठीक है, अब अगर हम हंगरी की बात करें, पोलैंड की बात करें, वहां पे भी देयर हैव बीन अटैक्स ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस, और इसके चलते अब क्या वकीलों को, जजेस को, चीफ जस्टिस को, क्या उनको डर के रहना चाहिए? ठीक है, अब प्रोसेस जो है ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ द हायर जुडिशरी अभी भी बहुत कंटेस्टेड फील्ड है अभी भी। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि क्या किया जाए। अब एक बहुत डेंजरस रोड है जिसपे हम एम्बार्क अपॉन करने वाले हैं। सवाल हमारे सामने ये आता है कि अगर तो कोलिजियम सिस्टम फ्लॉड है, अगर ये ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, डेफिशिएंट है, तो ये डेफिशिएंट प्रोसीजर के थ्रू जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स दे रहे हैं, क्या वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्या वो हमारे लोकतंत्र के लिए सही है? ये बात हमारे सामने आती है। ठीक है, और अगर सरकार को इतना ही शौक है कंट्रोल करने का, हालांकि मैं एग्री नहीं करूंगा कि अगर सरकार को इतना ही शौक है जुडिशरी को कंट्रोल करने का, तो कोई सोल्यूशन यहां पे क्यों नहीं आ जाता कि जहां पे हमको क्लैरिटी मिल सके कि जजेस को कैसे अपॉइंट करना है। तो ये जो तमाशा है कि लॉ मिनिस्टर फाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रही है, तो ये सब तमाशा तो कम हो सकता है। ठीक है, नाउ द एंटीडोट यानी कि सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम वुड बी फॉर द कोर्ट टू वॉलंटरी टेक अप रिफॉर्म्स। तो अब यानी कि कोर्ट कहे कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता, केंद्र सरकार बोले कि कोर्ट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो यहां पे बात जो सजेशन दिया गया है कि कोर्ट अपनी तरफ से खुद बोले कि हाँ भाई हमारे कोलिजियम सिस्टम में कुछ कमी पेशी है, आइए मिल बैठ के इसको सॉल्व करते हैं, सुलझाते हैं। अब यहां पे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की बात करी गई है, एक नया मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जा सके जहां पे स्टेक होल्डर एनालिसिस हो। अगेन यहां पे स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व है? सरकार है और जुडिशरी है। तो दोनों के जो भी कंसर्न्स है बैठ के बातचीत करके उसको एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना लेते हैं। जब एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन किया गया था 2015 में, तो सरकार ने यह कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाने का
या ये फ्रेमवर्क बनाने का जो राइट है वो तो हमारे पास है, एग्जीक्यूटिव के पास है, आप नहीं बना सकते हैं। तो ये अभी भी डिबेट जो है अभी भी चलते आ रही है। क्वेश्चन ऑफ द डे, इजी क्वेश्चन है, डिस्कस द कोरिलेशन बिटवीन सेफर रोड्स एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। 150 वर्ड्स में आपने ये क्वेश्चन को आंसर करना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आंसर कर सकते हैं। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के प्रति, टेलीग्राम चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे शाम को 6 बजे, लगभग 6 बजे हम अपना जो बेस्ट आंसर होता है क्वेश्चन ऑफ द डे का और जो मॉडल आंसर होता है वो पिन करने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर आज का जो है वो हम पिन कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जाने से पहले बस आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं हमारे असंभव से संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे, जो कि 28 नवंबर से शुरू हो चुका था और 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। सो दोस्तों यहां पे डेली लाइव क्लासेस रहेंगी 11 AM to 1 PM। यहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही आपके साथ ये कंसेप्ट शेयर किए जाएंगे। 1-on-1 मेंटरशिप है। सबसे अच्छी बात यह है कि चलो 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे के 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यदि आपके डाउट्स हैं तो डाउट्स को रिजॉल्व करके ही क्लास को खत्म किया जाएगा। लेकिन साथ के साथ यहां पे आपको 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। वो एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एज वी से। और इसका जो प्राइस है वो लगभग 12,000 है, 11,999। अगर आप इसके बारे और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर, यहाँ पे टोल फ्री नंबर मेंशन है 1800-890-3043। यहाँ पे कॉल करें, आपको पूरी असिस्टेंस मिलेगी। चलिए सो दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और मिलूंगा आपको कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।